प्रिय दर्शकों, मैं मिरांबिका मुखर्जी आप सभी का लाइफ आफ्टर रिकवरी प्रोग्राम में विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। लाइफ आफ्टर रिकवरी का ये एपिसोड एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी पर आधारित है। एपिलेप्सी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो कहीं भी, कभी भी, किसी को भी हो सकती है। आज मैं हम सभी स्टूडेंट्स की ओर से सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर LK मल्होत्रा जी से कुछ अहम सवालात करना चाहूँगी, जिससे हमारी फैमिली मेंबर्स, टीचर्स को इस बात की जानकारी मिल सके कि अगर कभी किसी भी बच्चे को एपिलेप्सी या किसी भी तरह का सीजर हो, तब उनको क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपका लाइफ आफ्टर रिकवरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या एपिलेप्सी बच्चों में भी होती है, और अगर होती तो कैसे? बच्चों में एक एब्सेंट सीजर नाम का दौरा होता है जो कि बहुत कॉमनली होता है। इस दौरान बच्चा कुछ समय के लिए टोटल एब्सेंट माइंडेड टाइप हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, और ये ब्लैंकनेस 2 से 10 सेकंड तक चलती है। उस दौरान वो जो कुछ कर रहा होता है वो करते हुए सडनली थम जाता है, और जैसे ही ये ब्लैंकनेस ख़त्म होती है उसके बाद जो कुछ भी वो कर रहा होता है वो दोबारा से करना शुरू कर देता है। ये हादसा चूँकि 2 से 10 सेकंड होता है, अगर ये रिपीटेडली होता है, घड़ी घड़ी होता है या बहुत लंबे समय तक होता है, तो पेरेंट या टीचर दोनों को ये लगता है कि बच्चा एब्सेंट माइंडेड है या इनअटेंटिव है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बच्चा इस दौरान बेहोश नहीं होता, गिरता नहीं, उसे चोट नहीं लगती। दूसरे किस्म का दौरा जो कि इस दौरे से मिलता जुलता है सिम्टम वाइज, उससे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। इस दौरान भी जो मरीज़ होता है वो कुछ देर के लिए ब्लैंक होता है। इसमें ब्लैंकनेस कुछ लंबे समय रहती है, 1, 2, 3 मिनट तक भी रह सकती है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें मरीज़ का ज़बान में कुछ हरकत होती है, लिप की मूवमेंट होती है, हाथों की कुछ मूवमेंट होती है, कुछ आँखों की फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। और जब ये ख़त्म होता है उसके बाद पेशेंट ये कोशिश करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। ये वाला फेज़ हमारा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक चल सकता है। उसके बाद मरीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली रिकवर हो जाता है। यही कुछ सिम्टम है जिसकी बदौलत आप इसे एब्सेंट सीजर से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और ये डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों में जो हम दवाइयाँ देते हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। और तीसरे किस्म का दौरा जिससे कि सारी जनता वाकिफ़ है, जिसे आप बड़ा दौरा भी कहते हैं, मिर्गी का दौरा कहते हैं, इसे हम जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक मरीज़ की चीख निकलती है, दोनों हाथ पैर अकड़ जाते हैं, झटके लगते हैं, ज़बान कट जाती है, मुंह से झाग आता है, बेहोशी हो जाती है। ये पूरा फेज़ 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक भी चल सकता है, और ग्रेजुअल रिकवरी होती है। जब रिकवरी होती है उस दौरान मरीज़ को सिर दर्द, उल्टी, बुखार ये सब कुछ हो सकता है। इस दौरे का जो दृश्य होता है वो बड़ा ख़तरनाक या बड़ा फ्राइटनिंग होता है। और जो चौथे किस्म का दौरा होता है जिसे हम मायोक्लोनिक सीजर कहते हैं या मायोक्लोनिक जर्क कहते हैं, इसमें मरीज़ को एक सडनली ऐसा जर्क टाइप लगता है। ये जर्क अगर हाथों में लगे तो उसके हाथ में जो चीज़ है वो गिर जाती है। कई बार ये दौरा, ये मायोक्लोनिक जर्क अगर रिपीटेडली घड़ी घड़ी लगता है तो ये बड़े दौरे में तब्दील भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप हम बच्चों को कोई खास मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बच्चों को खाने से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड कुछ मैसेज देना चाहूँगा। एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जो कि टेपवर्म का लार्वा होता है। वो अगर ब्रेन में चले जाए तो उसकी वजह से दौरा होता है। ये बड़ी कॉमन बीमारी होती है, और एक एपिलेप्सी का ये कारण भी होता है। ये जो चीज़ होती है, यदि हम पुदीना, धनिया, पत्ता गोभी ये प्रॉपर तरीके से वॉश्ड ना हो या प्रॉपर तरीके से कुक्ड ना हो, तो जो भी इसके एग्स हैं ये हमारे शरीर में चले जाते हैं, और ये वहाँ से ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं और वहाँ पर लॉज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये दौरा होता है। इसलिए मेरी सब बच्चों से दरख्वास्त है कि जहाँ से भी ये खाना खाएँ प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर्ड हो। रॉ कैबेज खाने से वो कतराएं या उसको बिल्कुल ना खाएं। दूसरा है, इसके जो भी कीटाणु कहें या लार्वा कहें, ये पोर्क में भी पाए जाते हैं। अगर सही तरीके से प्रॉपरली कुक्ड वो ना हो तो यह भी हमारे शरीर में चला जाता है और दौरे का एक कारण बन जाता है।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बच्चों ने आपसे बहुत सी बातें सीखी, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमको दी। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की हर एक बात को बहुत ही गौर से सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब उनकी कही हुई बातों पर अमल करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम कुछ अहम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हीं बातों को जानने के लिए आज हम डॉक्टर प्रवीण गुलाटी जी के साथ बैठे हुए हैं, जो एक जाने माने डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन एक प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका लाइफ आफ्टर रिकवरी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे खेल कूद में बिजी रहते हैं। मैं खुद साइकिल चलाती हूँ और जब अकेली होती हूँ तो बहुत तेज चलाती हूँ। आए दिन हमें चोटें लगती रहती हैं और कई बार कुछ सेंसिटिव जगहों पे, जैसे कि सर पे चोट लग जाती है। घर पे डांट खाने के डर से हम इन चीज़ों को मम्मी पापा से शेयर नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का इलाज भी नहीं हो पाता है। तो क्या ये चीज़ें एपिलेप्सी जैसी कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जन्म दे सकती हैं? जी, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर की चोट लगने के बाद एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी चोट लगने के फौरन बाद हो सकती है, कुछ दिनों बाद हो सकती है और कई बार तो ये कई साल बाद भी हो सकती है। और इसके बहुत कारण होते हैं। अगर क्लॉट बन जाए तो इमीडिएटली एपिलेप्सी हो सकती है। कई बार चोट की वजह से स्कार बन जाता है ब्रेन में, तो कुछ साल बाद भी एपिलेप्सी हो सकती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा कारण है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सावधानी बरतें तो इससे बच सकते हैं, ताकि कभी एपिलेप्सी हो ही ना। सिर की चोट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जैसे अगर चोट लगने के बाद आपको सिर में दर्द होती है, अगर उल्टियां आती हैं, तो इसको कभी लाइटली मत लो। अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि अगर जरूरत समझे तो डॉक्टर अपनी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा और लेटर ऑन कोई कॉम्प्लिकेशन हो, एपिलेप्सी हो, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसी कोई चोट लगती है तो उससे अपने घर वालों से ना छुपाएं, उनको बताएं, उनसे शेयर करें, ताकि इसका कोई समाधान निकल पाए। डॉक्टर साहब, हम ऐसा क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम अपनी खेल कूद भी जारी रख पाएं और हमें चोटें भी ना लगे? खेल कूद तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप ना खेलें, लेकिन खेल कूद के वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसे आप साइकिलिंग कह रहे थे, जब आप साइकिलिंग करते हैं, आपने देखा होगा बाहर के देशों में जब लोग साइकिलिंग करते हैं तो हेलमेट डाल के चलते हैं। हमारे देश में साइकिल तो क्या, लोग जब स्कूटर पे चलते हैं तो भी हेलमेट नहीं डालते। इतना ही नहीं, जब वो हेलमेट खरीदेंगे तो केवल चालान से बचने के लिए खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट नहीं खरीदेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हेलमेट डाल के साइकिलिंग करें, हेलमेट डाल के स्कूटर चलाएं और वो हेलमेट अच्छे स्टैंडर्ड का हो, क्वालिटी के स्टैंडर्ड का हो, कि अगर चोट लगती भी है तो उसका शरीर या उसका सिर के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, हेलमेट जैसी चीजें हमारी अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बनी है। चालान कटने के डर से इनको मत पहनिए, अपनी सेफ्टी के लिए इनको पहनिए। डॉक्टर साहब ने हमें जो जो बताया है वो सारी बातें जिंदगी के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है आप सब इन चीजों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं, इसके शरीर में आप कौन से सिम्टम्स बोलते हैं कि आप हम चेक करें घर में स्वयं, ताकि हमें पता लग सके ये एपिलेप्सी है, जनरल कोई फेंट हुआ है? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो यह होता है कि जब हमारे पास पेशेंट या उसके रिलेटिव्स आते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि जो भी हादसा हुआ वो किसने देखा, उसका गवाह कौन था। बिल्कुल सही। कई बार पेरेंट्स आते हैं और उन्होंने वो हादसा नहीं देखा होता, तो हम पूछते हैं कि अगर स्कूल में हुआ था तो टीचर थे, फ्रेंड्स थे, कौन था। हम उनसे सारी बात जानने की कोशिश करते हैं कि उस हादसे में हुआ क्या था, क्योंकि जो भी हादसा होता है उसमें मरीज को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या बीता। बिल्कुल सही। तो उसका डायग्नोसिस हमें पेशेंट के हाथ से नहीं होता, उसके रिलेटिव्स के हाथों से नहीं होता, बल्कि जो विटनेस होता है वो हमें बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ। उससे हमें नतीजे पे पहुंचते हैं कि मरीज को एक दौरा पड़ा था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम इसे माने कि कहीं अनुवांशिक बीमारी है, कुछ हेरिडिटरी भी इसमें होता है, या ये कभी भी किसी को भी हो सकता है? देखिए, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी वंशानुगत है। अगर घर में किसी एक को दौरे की बीमारी है और अगर उसका कोई कारण नहीं है, तो
बच्चों में होने की संभावना हो सकती है। 100% ऐसा नहीं होता है कि ये वंशानुगत बीमारी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वंशानुगत नहीं होती, क्योंकि अगर एक माँ को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, यानी उसके बच्चे को हो, ऐसा जरूरी कतई नहीं है ना। ये सबसे अच्छी बात आपने मुझे बताई है। डॉक्टर साहब, कितना वक्त आपको लगता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या अडॉप्ट करते हैं आप? देखिए, इसमें हम बेसिकली शुरू में तो हम दवाइयाँ देते हैं और जो भी उसका कारण होता है उस कारण का भी साथ साथ इलाज करते हैं। उस कारण के लिए भी हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं या हमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। अच्छा, इसमें सर्जरी भी आप रिकमेंड करते हैं? जी जी जी। अगर उसका कुछ कारण ऐसा है जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है तो नेचुरली आप उसे निकालेंगे तो उसको दौरा पड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो कारण का भी इलाज साथ साथ किया जाता है। और जो ट्रीटमेंट है वो कितना समय लगता है अगर आप सिर्फ दवाइयों पर उसको रखते हैं तो? आमतौर पर जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो दवाइयाँ हमारी 2 से 3 साल तक चलती हैं। उसके बाद हम दवाइयों को बहुत धीरे धीरे टेपर करके हम बंद करते हैं, यानी कि एकदम से अब्रप्टली हम बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर हम उसे एकदम से बंद करें तो दोबारा से दौरा पड़ने की संभावना हो जाती है और वो एक नहीं, वो इकट्ठे बहुत सारे दौरे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ग्रेजुअली जब हम बंद करते हैं तो कहा यह जाता है कि 70 से 80% मरीजों में दोबारा दौरे पड़ने की संभावना नहीं होती। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना महिलाओं को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स जो है औरतों के ही होते हैं। अगर एक पुरुष को मिर्गी की बीमारी हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर एक महिला को हो तो उसकी शादी, सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत जो है, अवरोध जो है वो उसकी शादी में आती है, उसकी शादी नहीं हो पाती। मैं आपसे एक सोशल मैसेज चाहती ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि क्या जिस लड़की को मिर्गी की बीमारी है वो शादीशुदा जिंदगी सही तरीके से गुजार सकती है? बिल्कुल। एक मिर्गी का मरीज शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सकता है, प्रोवाइडेड और रेगुलर दवाई ले और साथ में अपने शौहर से सब कुछ शेयर करे और उसे सब कुछ बताए। मायके वाले ही बात छुपा लेते हैं कि हमें आगे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कहीं शादी में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर इस तरह का सोशल मैसेज जो है वो टेलीविजन के माध्यम से जाएगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि शादीशुदा जिंदगी वो सही तरीके से निभा सकती है। बहुत अच्छी बात बताई। एक सोशल मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए जो टेलीविजन के जरिए हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने ये कही कि आप अपने पार्टनर को, आप अगर पति हैं तो अपनी पत्नी को, और अगर पत्नी है तो अपने पति को सारी बात बता के रखें कि आपको मिर्गी की बीमारी है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रही हैं। इससे वो हर कदम आपको सपोर्ट देंगे, हर कदम वो आपका हमसाया बनकर आपका साथ देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल ना हो पाए। लाइफ आफ्टर रिकवरी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज गुलाटी इमेजिंग इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण गुलाटी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पेशेंट जिसका एमआर बिल्कुल नॉर्मल आता है और उसके बावजूद भी उससे फिट्स आफ्टर फिट्स पड़ते हैं, ऐसा क्यों? कुछ केसेस में हाँ एमआर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एमआर को नॉर्मल लेवल करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो एमआर प्रॉपरली हुआ हो, और इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ही अहम वाली हैं। सबसे पहली बात, मशीन हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये देखा गया है कि जितने केसेस हाई स्ट्रेंथ पे इवेल्युएट होते हैं उनमें चांसेस ऑफ पिकिंग अप लीजन आर मोर। इसीलिए हमारे सेंटर में हमने 3 टेस्ला एमआर लगा रखा है। सिर्फ मैग्नेट स्ट्रेंथ ही उसकी ज़्यादा नहीं है, बल्कि बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमारे अपग्रेडेड हैं। दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर एग्जामिनेशन। जब आप एपिलेप्सी का पेशेंट इवेल्युएट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर एपिलेप्सी प्रोटोकॉल होता है। जब एक नॉर्मल ब्रेन को आप स्कैन करते हैं तो 10 मिनट में स्कैन हो जाता है, लेकिन अगर एपिलेप्सी प्रोटोकॉल से जब हम स्कैन करते हैं तो एक पेशेंट को लगभग 40-45 मिनट लगते हैं। और उसके बाद तीसरी बहुत अहम वाली चीज़ है वो है कि जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, रेडियोलॉजिस्ट। एक ये स्टडी हुई थी इंग्लैंड में। उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जो रेडियोलॉजिस्ट एपिलेप्सी के केसेस ही देखते हैं वो बहुत ज़्यादा लीजन्स पिक करते हैं एज कम्पेयर टू उन रेडियोलॉजिस्ट से जो कि हर सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि हम एपिलेप्सी के बहुत केसेस हमारे पास आते हैं जिनको हमने इवेल्युएट करना होता है, तो ग्रेजुअली इवन जो हमारा स्टाफ है दे हैव गॉट यूज्ड टू डूइंग रियल स्टेट ऑफ आर्ट एपिलेप्सी इमेजिंग।